इधर देखिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर अभी निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, जिसका पेज नंबर CG 23 है। और अगर प्रश्नावली का बात किया जाए तो एक्सरसाइज 1 का बी, और लक्ष्य वही हमारा रहेगा 100/100 का। ठीक है, इस चैप्टर का और क्लास हमारा हो चुका है, जिसका वीडियो किसी रीजन से अपलोड नहीं हो पाया है। और आज हमें जो पढ़ना है, प्रश्न संख्या 13 पढ़ना है। एक्सरसाइज 1 के बी का चैप्टर बोला जाए तो नियामक ज्यामिति है। आपको पहले भी बताया गया कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर हमें 20 नंबर के लिए पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 20 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अगर आप इस प्रश्नावली, ये जो हमारा चैप्टर है नियामक ज्यामिति, अगर आप इसका 3 प्रश्नावली, 1 का ए, 1 का बी और 1 का सी, तीनों प्रश्नावली अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो 20 में 20 नंबर आपका 100% आ सकता है। बशर्ते यह डिपेंडेड है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने तीनों एक्सरसाइज से जानकारी कितना प्राप्त किया है। अगर आप सही तरीका से प्रश्न को बना रहे हैं, आप में प्रश्न को समझने का सही तरीका है, आप उसे सही तरीका से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो 20 में 20 नंबर आपके लिए है। चलिए, बिना टाइम पास किए हुए हम 13वां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष का निर्देशांक, एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम ए, बी और सी हम ले लेते हैं। कह रहा है कि इसका एक शीर्ष का निर्देशांक 1,1 है। इसका जो एक शीर्ष है, इसका कोऑर्डिनेट 1,1 है। कह रहा है कि और उससे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, और ये जो शीर्ष है, इससे जो 2 भुजा गुजर रहा है, इसका मध्य बिंदु -2,3 और उसके बाद इसका मध्य बिंदु 5,2 है, 5,2 है। तो प्रश्न कह रहा है तो त्रिभुज के शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आप पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के एक शीर्ष का नियामक 1,1 है। अब इस शीर्ष से जो 2 भुजाएं गुजर रही है, इसका मध्य बिंदु -2,3 और 5,2 है। तो कह रहा है कि अब जो 2 शीर्ष बचा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज की बात की जाए तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं, जिसमें से एक शीर्ष का नियामक दिया गया है, इस दोनों शीर्षों का नियामक निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो कोण बी है, इसका नियामक x1, y1 है और सी का नियामक x2, y2 है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब ये जो प्रश्नावली है, इसका वीडियो अपलोड नहीं किया गया था, इसलिए थोड़ा सा हम आपको फॉर्मूला समझा देते हैं। अगर यहाँ पे मध्य बिंदु दिया गया है तो हमें इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है मध्य बिंदु का, अगर मध्य बिंदु का फॉर्मूला का बात किया जाए, ये जो मध्य बिंदु का, अगर 2 बिंदुओं के बीच कोई मध्य बिंदु है, अगर इसका नियामक निकालना हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है? तो ये होता है x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2, y1 + y2 बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी? अब चलिए आप कीजिए क्या, ये जो 2 मध्य बिंदु है, इस दोनों का कुछ ना कुछ नाम आपको लेना पड़ेगा। इसका नाम हम ले लेते हैं क्या? तो ए, बी, सी ऑलरेडी है, तो इसका नाम हम ले लेते हैं डी और इसका ए। ले लिया जाए? समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। जब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे तो बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि प्रश्न में जो बेसिक जानकारी दी जाती है, सबसे पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है? क्यों? ताकि जो प्रश्न है उसकी खूबसूरती थोड़ा सा निखर जाए, देखने में अच्छा लगे। चलिए, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, लिखेंगे। और त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया था, हम इस त्रिभुज का नाम एबीसी लिए, इसलिए हमने इसे माना है। तो हम लिखेंगे कि माना के त्रिभुज
ABC के शीर्ष, ABC के शीर्ष ए का नियामक 1,1 है तथा उससे गुजरने वाली रेखाखंड, जरा बताइए ये जो शीर्ष ए है इससे दो रेखाखंड कौन सा गुजर रहा है, ए बी और ए सी। गुजरने वाली रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु आपने क्या लिया है, डी का नियामक -2,3 तथा एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु आपने क्या लिया है, ई का नियामक 5,2 है। तो शीर्ष बी का मान क्या आएगा, तो शीर्ष बी बराबर क्या होगा और कॉमा शीर्ष सी बराबर क्या होगा, यही निकालना है ना, यही काम आपको करना है, इसमें काम कुछ भी नहीं करना है। चलिए सबसे पहले हमें निकालना है क्या, ये जो शीर्ष बी है इसका नियामक। तो हम चलते हैं दूरी ए बी के लिए, ठीक है, कहाँ चलते हैं, दूरी ए बी के लिए। जब हम इस प्रश्न को बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी ए बी के लिए। जब हम दूरी ए बी के पास जाते हैं तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। अब चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु डी का नियामक, लिख दे मध्य बिंदु डी का नियामक। अब आप बताइए मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला होता क्या है, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2 होता है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो मध्य बिंदु डी का नियामक क्या है, तो -2,3 के बराबर में x1 और x2। जरा आप यहाँ देखिए, अगर हम इसे x1 लेते तो फिर थोड़ा सा नाम में हेरफेर हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को x1 और इसको x2, इसे y1 और इसे y2 ले ले। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आपको पता है कि हम इसमें इसको जोड़े या इसमें इसको जोड़े, बात क्या है, सेम ही है। आगे बढ़ाते इसे x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू x1 और प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टा में 2 और कॉमा y1 का वैल्यू y1 और प्लस y2 का वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, 1 है, बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब आप अपना बैक क्लास याद कीजिए, आपको बताया गया है कि जब कोष्ठ में वैल्यू लिखा रहे तो इसे भी हम कोऑर्डिनेट कहेंगे और इसे भी हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। दोनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर है तो x वाला का वैल्यू x वाले के बराबर और y वाला का वैल्यू y वाले के बराबर होगा। समझने में कुछ परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आप जरा देखिए, x का वैल्यू -2 है, इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर में x1 प्लस 1 बट्टा में 2। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। कॉमा है तो कॉमा, y का वैल्यू 3 बट्टा में 1 लिख सकते हैं, के बराबर में y1 प्लस 1 बट्टा में 2। अब जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मानो तो क्या करना होता है, कैचिया गुना। आ जाइए, 1 से x1 में गुना होगा तो x1 प्लस 1 एकम 1 के बराबर में 2 दूनी 4, वो भी किस चीज में, माइनस में, कॉमा यहाँ पे देखिए 1 से y1 में गुना होगा तो y1 प्लस 1 के बराबर में 3 दूनी 6। जब आगे बढ़ाएंगे तो x1 का वैल्यू -4 और -1, सॉरी ये +1 है, उधर जाएगा तो -1। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं। आगे बढ़ाते हैं और कॉमा y1 के बराबर में 6, ये +1 इधर आया तो -1। जब आगे बढ़ाएंगे तो x1 का वैल्यू -4 और -1 -5 हुआ और y1 का वैल्यू 6 में से क्या बचेगा, 5 बचेगा। आपको किसका नियामक निकालना था, बी का निकालना था ना। अब लिखेंगे शीर्ष बी का नियामक, शीर्ष बी का नियामक। जरा बताइए आपने शीर्ष बी का नियामक क्या माना था, नियामक x1, y1, क्या आपने माना था, x1, y1।
के बराबर में x1 का वैल्यू क्या निकला -5 और y1 का वैल्यू 5। ठीक है, आप एक आंसर ये मैच कर लीजिए, मिला या नहीं मिला, मिल गया। और सेम यही वर्क आपको दोबारा कर देना है, इसे मिटा देते हैं, सेम यही वर्क आपको दोबारा कर लेना है। आ जाइए अब इधर, अब हम इधर सेम ऐसे ही काम करेंगे, सिर्फ ऊपर एक भाषा थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्या, पुनः का। उसके बाद लिखेंगे मध्य बिंदु, डी का निकल चुका है, अब किसका निकालना है, ई का। लिखेंगे अब यहाँ पे हम मध्य बिंदु डी का नियामक, सॉरी डी का निकल चुका है, ई का, मध्य बिंदु ई का नियामक बराबर, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में क्या है, 2 है। देखिए आप ध्यान से इधर देखिए, 100% आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन उत्पन्न होगा ही नहीं। मध्य बिंदु ई का नियामक, ई का नियामक आपको क्या दिया गया है, 5,2। जब आगे बढ़ेंगे तो अब जरा आप देखिए, आपको x1 और x2 क्या लेना है, हमने यहाँ पर x2 लिखा है तो हम इसे x1 ले लेते हैं, x1 x2 y1 और y2, नाम में भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप देखिए x1, जब आप ई का नियामक निकालने जा रहे हैं, जब आप ई का नियामक निकालेंगे तो ई किसका मध्य बिंदु है, ए और सी का है, इसलिए आपको कोऑर्डिनेट भी कौन सा लेना है, ए और सी का लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू है 1 प्लस x2 का x2 बट्टा में 2 कॉमा y1 का वैल्यू 1 प्लस y2 का वैल्यू y2 बट्टा में 2। जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि ये भी कोऑर्डिनेट है और ये भी कोऑर्डिनेट ही है, दोनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर है। यही वजह है कि x1 का वैल्यू x का वैल्यू x वाले के बराबर और y का वैल्यू y वाले के बराबर होगा। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना। बढ़ते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर है 5, इसके नीचे लिखेंगे 1 के बराबर में 1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा यहाँ पे है 2, इसके नीचे 1 के बराबर में 1 प्लस y2 बाई 2। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं। आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, कैचिया गुना करते हैं। कैचिया गुना करेंगे तब हमें मिलेगा क्या, तो 1 एकम 1 प्लस 1 से x2 में गुना हुआ, x2 के बराबर में 5 दूनी 10 कॉमा 1 से 1 में गुना हुआ तो 1 प्लस 1 से y2 में गुना हुआ तो y2 के बराबर में 2 दूनी 4। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। बढ़ाया जाए आगे। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए x2 का वैल्यू ये 10 प्लस 1 इधर आया तो -1, यहाँ पे y2 यहाँ पे है 4, ये +1 इधर आया तो -1। आगे बढ़ाएंगे तो x2 के बराबर में 10 में से गया 9 कॉमा y2 4 में से गया तो 3। ठीक है, x2 और y2 किसका शीर्ष है, सी का है। ठीक है, सॉरी कह रहे किसका शीर्ष है, किसका नियामक है, शीर्ष सी का है, इसलिए हम यहां लिखेंगे अब शीर्ष सी का नियामक। शीर्ष सी का नियामक आपने क्या माना था, x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2 और x2 का वैल्यू आपको क्या मिला है 9 और y2 का वैल्यू क्या मिला है 3, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर। एक आंसर आपका वहां है और दूसरा यहाँ है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार आप बोर्ड पर नजर मारेंगे और उसके बाद पूछ लेंगे कि आपको कौन सा पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आया है कुछ कंफ्यूजन कहेंगे, बन पाएगा। आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब आप 14वां नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर जो इसका प्रश्न है थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न कैसे, तो वो आप समझिए। कह रहे कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, एक त्रिभुज है जिसका नाम हम ए बी और सी ले लेते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक, ये जो त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक कंडीशन में इसका मध्य बिंदु दिया जा रहा है, यानी कि एक त्रिभुज में कितने मध्य बिंदु हो सकते हैं, 1 2 और ये 3, ये मध्य बिंदु है।
मध्य बिंदु का नाम भी हम लिख लेते हैं, ए बी सी है, तो यहां पर हम लिख देते हैं डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, हमने लिख दिया। कह रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक 1,1, 2,-3 और 3,4 है। 1,1, 2,-3 और उसके बाद 3,4 है। तो फिर प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जरा आप अब देखिए यहाँ पे, ये प्रश्न जो है पिछले प्रश्न से किस प्रकार भिन्न है। तो पिछला प्रश्न में हमें 2 मध्य बिंदु दिया गया था, 2 शीर्ष निकालना था और 1 शीर्ष दिया गया था। लेकिन इस बार आपको जो प्रश्न दिया गया है इसमें आपको 3 मध्य बिंदु दिया गया है। कितना मध्य बिंदु है? 3, और तीनों शीर्ष आपको निकालना है। निकल जाएगा, बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है कि बनेगा कैसे। अब हम करते क्या है, जब 3 शीर्ष का अगर नियामक निकालना है तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो मानना ही होगा। तो चलिए मानते क्या है, तो हम इसका नियामक मान लेते हैं x1, y1। तो फिर इसका क्या मानेंगे, x2, y2 और इसका x3, y3। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? बढ़ाया जाए आगे। देखिए अभी जो आपका प्रश्नावली चल रहा है या चैप्टर का ही बात किया जाए, बार बार आपको एक ही बात समझाया जा रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट ये जो चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से दिया गया है। क्योंकि आप लोगों का आशीष पब्लिकेशन का जो टारगेट आता है उसका PYQs भी स्टार्ट हो चुका है और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्नावली में, प्रश्नावली बोल रहे हैं, प्रत्येक सेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना ज्यादा प्रश्न दिया जा रहा है। अभी तक आपको जो पढ़ाया गया है, जो भी आपको सिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि अगर उन चैप्टरों पर अगर आपका कमांड हो जाता है तो आप आराम से जो लघुत्तरीय का 15 प्रश्न बनाना है, 15 में आप 15 बना सकते हैं अभी तक के पढ़ाई के हिसाब से। अब के बाद आपको जो पढ़ाया जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो भी आपको, वो सारी चीजें आपको बैलेंस में दी जाएगी। ठीक है, क्यों? ताकि आपके पास उस चीजों का नॉलेज रहे और किसी कंडीशन में अगर आपसे उधर का प्रश्न नहीं बन पा रहा है तो आप त्रिकोणमिति से बना पाए, माध्य माध्यिका बहुलक से बना पाए, इस सारे चैप्टरों से आप बना ले। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। ये आप फिगर देख चुके, इसमें हमने जो चीज माना है उसे सबसे पहले हमें लिखना होगा। हम लिखेंगे माना के त्रिभुज ABC के भुजा, त्रिभुज ABC के भुजा, त्रिभुज ABC का भुजा कौन कौन है? AB है। AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या लिया गया है? D, और D का नियामक क्या है? 3,4, कॉमा दीजिए। AB का मध्य बिंदु हो गया BC, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है? E है। BC का मध्य बिंदु E है, E के बराबर में। E का नियामक क्या है? E का नियामक है 2,-3 तथा अब कौन सा भुजा बचा? AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या लिया गया है? F, बराबर में क्या है? 1,1 है ना। आपको निकालना क्या है? तीनों शीर्ष निकालना है ना। तीनों शीर्ष आपको निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से, माना के शीर्ष A बराबर, क्या आपने कोऑर्डिनेट लिया है? x1, y1, B बराबर x2, y2 तथा C बराबर क्या है? x3, y3 है। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए। चलिए, जो काम आप करते आ रहे हैं सेम वही काम आपको फिर से कर देना है। क्या? तो दूरी AB पर चलना है मध्य बिंदु D के फॉर्मूला से। ठीक है, अब चलेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे क्या? तो हम मध्य बिंदु D का निर्देशांक निकालेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु
मध्य बिंदु किसका नियामक निकाल ले, तो मध्य बिंदु सबसे पहले हम डी का नियामक निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, डी का। लिखेंगे मध्य बिंदु डी का नियामक। मध्य बिंदु के नियामक का फार्मूला x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। आ जाइए, मध्य बिंदु डी का नियामक क्या है, तो 3 कॉमा 4 है के बराबर में x1, तो देखिए x1 x1 ही है और x2 x2 ही है। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इधर देखिए ध्यान से और समझिए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कंडीशन आपको पता है। इस कंडीशन में होता क्या है, तो जब दोनों नियामक है और दोनों आपस में बराबर है तो x वाला वैल्यू x वाले के बराबर में और y वाला का वैल्यू y वाले के बराबर में। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बट्टा 1, क्यों किसी भी संख्या के नीचे हम एक अपने मन से लिख सकते हैं, के बराबर में x1 प्लस x2 बट्टा में यहाँ पे 2 और कॉमा 4 और इसके नीचे 1 के बराबर में y1 प्लस y2 बट्टा में कौन से 2 लिख सकते हैं। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मानो तो करना क्या होता है, कैचिया गुना। अब आप देखिए 1 से x1 में गुना हुआ तो x1 प्लस 1 से x2 में गुना हुआ तो x2 के बराबर में 3 दूनी 6 हुआ ना। इसे आप ले लीजिए समीकरण, ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। कॉमा दीजिए, 1 से y1 प्लस y2 में गुना हुआ तो y1 प्लस y2 आया के बराबर में 4 दूनी 8। इसे आप ले लीजिए समीकरण 2। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे पुनः, आपने एक मध्य बिंदु निकाल लिया डी, अब क्या निकालना है, ई निकालना है। क्या निकालना है, ई। लिखेंगे अब हम यहाँ पे मध्य बिंदु ई का नियामक बराबर फॉर्मूला वही x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में कौन चीज 2। अब आगे बढ़िए, मध्य बिंदु ई का नियामक जरा आप देखिए, मध्य बिंदु ई का नियामक क्या है, 2 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3 के बराबर में। अब जरा आप देखिए, ये जो मध्य बिंदु हमने ई लिया है किसका मध्य बिंदु है, BC का है। तो अब हमें यहाँ पे जो जब x1 और x2 लेना होगा तो x1 x2 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ है क्या किसी को, नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2, x1 का वैल्यू है x2 और x2 का वैल्यू है x3 बट्टा में 2 और कॉमा y1 का वैल्यू y2 और y2 का वैल्यू y3 के बट्टा में 2। आपको पता ही है ये टर्म होता क्या है, तो ये नियामक है, x वाला x वाले के बराबर और y वाला y वाले के बराबर। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बट्टा 1 के बराबर में x2 प्लस x3 बट्टा में 2 और कॉमा माइनस 3 बट्टा 1 के बराबर में y2 प्लस y3 के बट्टा में 2। समझने में कुछ तकलीफ है क्या। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो बराबर के दोनों तरफ अगर संख्यात्मक मानो तो कौन सा गुना, कैचिया गुना। आगे बढ़ाया जाए, जब 1 से हम इसमें गुना करेंगे, 1 से अगर x2 प्लस x3 में गुना हुआ तो x2 प्लस x3 के बराबर में 2 दूनी 4। 2 समीकरण हो चुका है, ये हमारा तीसरा। कॉमा जब 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये 10 का 10 y2 प्लस y3 के बराबर में 3 दूना 6 और वो भी किस चीज में, माइनस में। ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण हो गया चौथा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब आप देखिए, आप मध्य बिंदु डी निकाल चुके हैं, ए निकाल चुके हैं, अब आपको निकालना क्या है, एफ निकालना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः मध्य बिंदु किसका नियामक, एफ का नियामक। फॉर्मूला आपको पता है x2 कॉमा y2, यहाँ पे हम इसका नियामक लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। जरा आप हमें ये बताइए, मध्य बिंदु f का नियामक क्या है, 1 कॉमा 1 है, क्या है, 1 कॉमा 1 दिया गया है। जब आगे बढ़ाएंगे तो अब आप देखिए, ये जो मध्य बिंदु f है किसका मध्य बिंदु है, a और c का है।
अब यहाँ पर जब हम जाएंगे तो x1 x1 और x2 क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाते हैं, चलिए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब हम यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा 2, तो x1 का वैल्यू x1 और प्लस x2 का वैल्यू x3 बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कॉमा फिर y1 का वैल्यू y1 और उसके बाद y2 का वैल्यू y3 बट्टा में 2। इसके बाद आपको पता ही है दोनों नियामक है, तो x वाला वैल्यू x वाले के बराबर और y वाला का वैल्यू y वाले के बराबर। x वाला का वैल्यू 1 इसके नीचे 1 के बराबर में x1 प्लस x3 बट्टा में 2। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए, और कॉमा 1 बट्टा 1 के बराबर में y1 प्लस y3 बट्टा में क्या, 2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से अगर इसमें गुना होगा तो x1 प्लस x3 बट्टा में 2 एकम 2। 4 समीकरण ऑलरेडी हमारा हो चुका है, तो ये कौन सा, पांचवा। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे जब 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस y3 के बराबर में 2 एकम 2। ये कौन सा समीकरण हुआ, छठा। अभी तक तो आपका काम सिर्फ समीकरण निकालने का हुआ है। अब आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 चाहिए ना। चलिए अब आगे बढ़े। अब करते क्या है यहाँ पे, वो जो भी इसमें x वाला है सबको हम सबसे पहले सारे x वाले को एक जगह कर देते हैं और फिर y वाले को। अब जरा आप देखिए x वाला समीकरण कौन कौन सा है, पहला, तीसरा और पांचवा, है ना। पहला, तीसरा और पांचवा लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 5 करने पर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं समीकरण 1, 3 और 5 को जोड़ने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, आपको पता है कि जब भी अगर हम समीकरण का जोड़ करते हैं तो राइट साइड वाले के साथ राइट साइड वाले को जोड़ देना है और लेफ्ट साइड वाले के साथ लेफ्ट साइड वाले को। अब चलिए सबसे पहले हम सारा लेफ्ट साइड वाले को लेते हैं, तो समीकरण 1 का लेफ्ट साइड x1 प्लस x2, समीकरण 3 का x2 प्लस x3 और प्लस में 5 का x1 प्लस x3। अब आ जाइए, अब ले लीजिए राइट साइड वाला। राइट साइड में 6 प्लस 4 और प्लस में यहाँ पे है 2। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एगो x1 और एगो और x1, 2 गो x1 प्लस एगो x2 और एगो और x2, 2 गो x2 और एगो x3 और एक और x3, 2 गो x3 के बराबर में 6 4 10 और 2 12। ठीक है, दोनों तरफ कॉमन क्या है, 2 है, तो दोनों तरफ हम 2 से भाग दे सकते हैं। जब दोनों तरफ हम 2 से भाग देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, जब दोनों तरफ हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखिए, 2 से 2 कैंसिल x1, 2 से 2 कैंसिल x2, 2 से 2 कैंसिल x3 के बराबर में 2 से 12 में भाग दिए हम, 6 बचा। ये हमारा हो गया समीकरण कौन सा, 7वां। कौन सा हुआ, 7वां। उसके बाद यहाँ पर अभी लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे, पुनः। 1 3 5 को तो जोड़ा गया, अभी जोड़ना किसे है, 2 4 और 6 को। लिखेंगे पुनः समीकरण 2 प्लस 4 प्लस 6 करने पर। आपको पता है कि राइट साइड वाले के साथ राइट साइड वाले को जोड़ना है और लेफ्ट साइड वाले के साथ लेफ्ट साइड वाले को। अब जरा आप देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 का लेफ्ट साइड y1 प्लस y2 क्या है, y1 प्लस y2। उसके बाद समीकरण चौथा आपका है y2 प्लस y3, y2 प्लस में y3 और प्लस समीकरण छठा y1 प्लस y3 के बराबर में
अब आप देखिए राइट साइड वाले के साथ राइट साइड वाले को जोड़िए, तो 8 माइनस 6 और उसके बाद +2, 8 +2 और -6, ठीक है। अब जरा आप इसे आगे बढ़ाइए, तो एक y1 और एक और y1, कितना y1, 2y1 प्लस एक y2 और एक और y2, 2y2, और उसके बाद एक यहाँ का y3 और एक यहाँ का y3, 2y3 के बराबर में 8 2 10 में से 6 गया, 4 बचा। अब देखिए, अब बोर्ड पे स्पेस है नहीं, इसलिए अब इसे मिटाना पड़ेगा। अब मिटाना पड़ेगा तो मिटाएंगे इसको बड़ा सावधानी पूर्वक। क्यों? क्योंकि समीकरण को आपको बचा कर रखना है, क्योंकि अभी समीकरण का काम है, इसलिए हम करते क्या, इसको मिटा देते हैं। सिर्फ हम समीकरण को बचा कर रख लेंगे, क्योंकि अभी समीकरण का यूज करना है, ठीक है। चलिए बाबू इधर अब देखिए, अब अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो कभी कभी हम ये सोच रहे हैं कि जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे हम लगभग वही 2012-2013 के आसपास, उस समय जो मेरे पास बोर्ड था 2x3 का था। 2x3 बोला जाए तो अभी जो ये बोर्ड है 6x4 है, 6 4 का है। 2 3 बोला जाए तो 3 बिल्कुल इसका आधा और 2 बिल्कुल इसका आधा। इतना छोटा बोर्ड जब रहा होगा तो इस प्रश्न को उस टाइम हम कितना छोटा छोटा लिखते होंगे, यही हमको अब खुद समझ में नहीं आता है। इतना बड़ा बोर्ड होने के बावजूद जब ये प्रश्न नहीं हट पा रहा है तो उस समय कैसे पढ़ाया गया होगा। चलिए अब जरा आप देखिए, यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, वही दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। लिखे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए, जब 2 से भाग लगेगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, y1 प्लस 2 से 2 कटा, बचा क्या, y2, और ऐसे ही y3 के बराबर में उधर 2। ये आपका हो गया समीकरण कौन सा, 8वां। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको निकालना क्या क्या चीज है। आपको निकालना है x1 x2 x3, उसके बाद y1 y2 और y3। जरा अब आप यहां पर देखिए, आपको यहां पर ये जो समीकरण 7 मिला है, कौन सा, समीकरण 7, समीकरण 7 में से जरा आप देखिए, आपका जो समीकरण 7 है ये x1 x2 x3 के रूप का है। अगर इसमें से हम समीकरण 1 घटा देते हैं तो x1 में से x1 घट जाएगा, x2 में से x2 घट जाएगा, x3 का मान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। हमने लिखा समीकरण 7 में से समीकरण किसे घटाने पर, 1 घटाने पर, 1 घटाने पर। चलिए आप घटाना स्टार्ट कीजिए। समीकरण 1 हम घटाते हैं, जब आगे बढ़ाएंगे तो समीकरण 7 कौन सा है, x1 प्लस x2 और प्लस में x3 के बराबर में है कौन चीज, 6। और यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है यहाँ पे x1 प्लस x2 के बराबर में यहाँ पे 6। यही है ना, करना क्या था, घटाना था। घटाना था तो घटाओ का चिन्ह, ये दोनों कैंसिल हो गया। x3 का वैल्यू क्या आया, 6 में से 6 गया तो 0 आया। समझने में कोई दिक्कत, जस्ट अभी बोल रहे हैं कि तुम्हें निकालना क्या है, x1 निकालना है, x2 निकालना है, x3 निकालना है, और इसमें प्रत्येक x वाले में से प्रत्येक x वाले को घटाना है और प्रत्येक y वाले में से प्रत्येक y वाले को घटाना है। क्यों, क्योंकि हमें 3 को शीर्ष का नियामक निकालना है, ठीक है। चलिए ऐसा कंफ्यूज होना ही नहीं है क्योंकि हम सारा घटा ही रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 7 का ही काम कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः
समीकरण 7 में से, जरा आप यहां देखिए बाबू, 7 में से 7वां समीकरण कौन सा है? एक्स वाला है। तो एक्स वाला में से हमने पहला एक्स वाला को घटाया है, ये घट गया। अब किसे घटाना है? तीसरे को। समीकरण 7 में से समीकरण किसे घटाने पर? 3 घटाने पर। आ जाइए, समीकरण 7 आपका क्या है? आपका समीकरण 7 है x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर में 6। और समीकरण 3 आपका क्या है? समीकरण 3 आपका है x2 प्लस x3 के बराबर में क्या है? 4 है। जब इसको हम घटाएंगे साइन चेंज होगा, तो x2 से x2 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, x1 बचा के बराबर में 6 से 4 गया 2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार और वही काम पुनः लिखा गया। x वाले में से अभी एक और x वाले को घटाना है, क्योंकि अभी एक और x वाला समीकरण बचा हुआ है। लिखेंगे समीकरण 7 में से कौन घटाने पर? समीकरण 5 घटाने पर। इसे हमने क्यों नहीं मिटाया? तो अभी इसका काम है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखिए, समीकरण 7 आपका क्या है? तो x1 प्लस x2 और प्लस x3 के बराबर में 6, और इसमें से घटाना है समीकरण 5, यानी कि x1 प्लस x3 के बराबर में 2 है। चलिए आप इसे माइनस कीजिए। जब आप इसे माइनस करेंगे तब आप देखिए, माइनस माइनस और माइनस, x1 से x1 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, बचा क्या? x2 के बराबर में 6 में से 2 गया 4, ठीक है। जरा अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे समीकरण 7 में से घटाने पर x3 मिला, समीकरण 7 में से 3 घटाने पर x1 मिला, समीकरण 7 में से 5 घटाने पर x2 मिला ना? ऐसे ही अब हमें करना क्या है? समीकरण 8 में से किसे घटाना है? 2 को, 4 को और 6 को। जब आप इसे घटाएंगे तो फिर आपको y1, y2 और y3 मिल जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए वैसे ही वही काम अब करना फिर से स्टार्ट करते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है पता है? ये प्रश्न आज तक कोई एग्जाम में पूछवे नहीं किया है। वो अगर ये प्रश्न पूछेगा तो उसे चेक भी तो करना पड़ेगा ना, उसे भी चेक करना पड़ेगा इस प्रश्न को कि बच्चा सही बनाया है या गलत। चलिए अब यहां पर लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? अब आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे पुनः। जब अब हमने पुनः लिखा तब अब हमें करना क्या है? समीकरण 8 की तरफ चलना है। समीकरण 8 किधर गया? यहाँ पे है। लिखेंगे समीकरण 8 में से किसे घटाने पर? 2 घटाने पर। समीकरण 8 आपका क्या है? तो समीकरण 8 आपका है y1 प्लस y2 और प्लस में y3 के बराबर में कौन सी है? 2 है। और समीकरण 2 में क्या है? देखिए समीकरण 2 में y1 प्लस y2 के बराबर में 8 है। घटाना है, साइन हम चेंज कर देंगे, दोनों कैंसिल। y3 का मान 2 में से 8 गया तो -6 बचा। आगे बढ़ाएं, लिखेंगे पुनः समीकरण 8 में से किसे घटाने पर? 8 में से 4 घटाने पर। समीकरण 8 क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y3 के बराबर में 2। और समीकरण चौथा क्या है? तो समीकरण चौथा है y2 प्लस y2 प्लस y3 के बराबर में -6। साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, कट गया y1 का वैल्यू 6 और 2 8, ठीक है। अब इसे भी साफ कर देते हैं। समीकरण सिर्फ छठा याद रखिएगा।
क्या था? y1 प्लस y2 बराबर 2। दो ही था ना या तीन था? दो था। चलिए अब लिखेंगे पुनः समीकरण 8 में से 6 घटाने पर लिखा गया समीकरण 8वां आपका क्या है? तो y1 प्लस y2 प्लस y3 के बराबर में क्या है? 2 है। और वहां पे क्या था? समीकरण छठा क्या था आपका? y1 प्लस y3 था। y1 प्लस y3 था के बराबर में 2 ही था ना। आगे बढ़ाया जाए, साइन चेंज हो जाएगा, हो गया ना। आगे बढ़ाया जाए, y1 से y1 कैंसिल, y3 से y3 कैंसिल, y2 के बराबर में क्या आया? 2 में से 2 गया 0। जरा अब आप देखिए, आपको निकालना क्या था? x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, ये सारा चीज आपको मिल चुका है। x3 x1 x2 और उसके बाद y3 y1 और y2 लिखा गया। अब यहां पर लिखेंगे हम क्या? थोड़ा सा फ्रेश जगह में, शीर्ष ए बराबर, शीर्ष ए का कोऑर्डिनेट आपने क्या लिया है? x1 कॉमा y1। जरा आप बताइए x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू 2 और कॉमा y1 का वैल्यू 8 है। उसके बाद क्या कुछ कंफ्यूजन क्या? शीर्ष बी बराबर, शीर्ष बी का कोऑर्डिनेट आपने क्या लिया था? x2 कॉमा y2। x2 का वैल्यू क्या है? और y2 का 0। और उसके बाद शीर्ष सी बराबर x3 कॉमा y3। x3 का वैल्यू क्या है? 0। और उसके बाद y3 का वैल्यू -6। यही आपका तीनों शीर्ष का नियामक निकल गया। यही आपका हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आप देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे। तो यहाँ देखिए, इस दोनों को मिलाकर आपको दो समीकरण x1 और x2 मिलेगा। इस दोनों को मिलाकर समीकरण तीसरा और चौथा मिल जाएगा। और इस दोनों को मिलाकर समीकरण कौन सा? पांचवा और छठा मिल जाएगा। उसके बाद जब प्रत्येक x वाले को जोड़ेंगे तो 7वां समीकरण, और प्रत्येक y वाले को जोड़ेंगे तो 8वां समीकरण। उसके बाद आपको यही करना है, प्रत्येक x वाले में से, यानी कि जो बड़ा समीकरण है 8वां में से, प्रत्येक समीकरण को आपको एक बार माइनस कर देना है, एक बार 1 को, 3 को और 5 को। और उसके बाद ये जो समीकरण 8वां है y वाला, उसमें से आपको 2 को माइनस करना है, 4 को माइनस करना है और 6 को माइनस करना है। अब जब ये माइनस कर देते हैं तो आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मिल जाएगा। उसी का वैल्यू आपको डाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको आज तक वर्क क्या मिल रहा है वो आप सुन लीजिए। आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 15 तक प्रश्न क्लियर करके लाना है, ताकि नेक्स्ट डे आपको 16 नंबर प्रश्न से पढ़ाया जाए। ठीक है।